नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए, और विषय कौन सा रहेगा? विषय हिंदी। और किस सत्र के लिए? सत्र 2026-27 के लिए है। और ये जो है आपकी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्यपुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है? समर शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सप्ताह कौन सा बताएंगे? सप्ताह 7वां बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने सप्ताह 1 से सप्ताह 6 तक बता चुके हैं। अब सप्ताह 7 बताएंगे। सप्ताह 7 में निबंध पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक, और इसका उद्देश्य पत्र लेखन और निबंध लेखन की समझ विकसित करना। तो चलिए देखते हैं 7वां सप्ताह। 7वें सप्ताह में क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे सप्ताह 7 निबंध लेखन। निबंध का अर्थ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध दो शब्द नि धन बंध से बना, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई रचना, अर्थात वह लेखन जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से किया गया हो, निबंध लेखन कहलाता है। इस प्रकार निबंध किसी विषय पर विस्तृत रूप से क्रमबद्ध लिखित रचना है। तो ये निबंध की परिभाषा हो गई। और इसके लिए ध्यान देने रखने योग्य बातें कौन कौन सी? नंबर 1, लेखन करते समय विषय की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, लेखन करते समय वाक्य छोटे व सरल होने चाहिए। और नंबर 3, वाक्य पठनीय होना चाहिए। नंबर 4, किसी बात की पुनरावृत्ति ना हो। और नंबर 5, निबंध के अंत तक पाठक की उत्सुकता बनी रहे। तो ये निबंध लिखने के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें आपको मैंने बता दिया। इसके बाद निबंध के अंग। निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए आप। निबंध के अंग क्या हैं? निबंध लेखन के प्रमुख 4 अंग हैं। नंबर 1, शीर्षक। नंबर 2, प्रस्तावना। नंबर 3, विषय विस्तार। और नंबर 4, उपसंहार। तो शीर्षक क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना यह रोचक होनी और विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके। विषय विस्तार यह 3 से 4 अनुच्छेदों में अलग अलग प्रस्तुत करना चाहिए। और उपसंहार में क्या रहेगा? सबसे अंत में लिखा जाता है। ये जो उपसंहार सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध में लिखी गई सभी बातें एक अनुच्छेद में लिखी जाती हैं। और उसके बाद महत्व। निबंध लेखन छात्र अपने विचारों और भावों को शब्दों में स्पष्ट रचनाओं में बदल सकता है। इसके बाद निबंध जल ही जीवन है। देखिए यहाँ पे जल ही जीवन पे एक निबंध लिख के बताया गया है। इसकी प्रस्तावना में जल मनुष्य जीवन ही नहीं अपितु संपूर्ण जीव मात्र के लिए आवश्यक तत्व है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जल के कारण ही पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। प्रस्तावना हो गई। दूसरा, प्राप्ति के विधि स्रोत। ये कहाँ से प्राप्त होता है जल? आप बता देंगे। जल वर्षा से, नदी से, तालाब से, झरने से, कुआं, बावड़ी, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त होता है। फिर तीसरा पॉइंट है जल के उपयोग। जल के उपयोग में जल पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, सिंचाई करने, नहाने, कपड़े धोने, कल कारखानों को चलाने के लिए आवश्यक है। जल जीव मात्र के लिए आवश्यक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जल प्रदूषण के कारण। तो चौथे पॉइंट में आप बताएंगे जल प्रदूषण। जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। इसका 5वां पॉइंट है जल प्रदूषण से हानियां। जल प्रदूषण से पेट व त्वचा संबंधी बीमारी जैसे उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, दांत, खाज, खुजली आदि बीमारियां फैलती हैं। जल प्रदूषण निवारण। जल स्रोतों में अवांछित पदार्थों को न मिलने देकर जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसका उपसंहार क्या है? जल है तो कल है, इसलिए हम सबको मिलकर जल की सुरक्षा करनी चाहिए। वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है, इस हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए एवं जल संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वालों को शासन व समाज द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये हमने आपको जल संरक्षण जो जल उस पर एक क्या बताया, निबंध कैसे लिखना है वह बताया। जल ही जीवन है। अब इसके आगे चलिए क्या दिया हुआ है? कार्यपत्रक एक में दिया है। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो बिंदु दिए उनके आधार पर निबंध को पूर्ण करना है। और किस पे निबंध लिखना है? पर्यावरण प्रदूषण। इसकी रूपरेखा। नंबर 1, प्रस्तावना। तो आप पर्यावरण इसकी प्रस्तावना के बताएंगे। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह घेरा है जो हमें जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। जब मानवीय गतिविधियों या अन्य कारणों से वायु, जल और मृदा में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यह आज के युग की सबसे गंभीर समस्याओं में एक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हो गए? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बता देंगे आप। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? जहरीली गैसों और धुएं के कारण हवा को दूषित करना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। उसके बाद जल प्रदूषण क्या है? नदियों और समुद्रों में कचरा व रसायनों का मिलना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, मशीनों और वाहनों के अत्यधिक शोर से होने वाली बेचैनी ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक और रसायनों के कारण मिट्टी की उर्वरता का कम होना
क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का कारण। किस कारण से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो उसके कारण देख लेते हैं हम। चलिए इसके कारण क्या है। इसके मुख्य कारणों में बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध शहरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और वाहनों की बढ़ती संख्या शामिल है। किसमें? पर्यावरण प्रदूषण के कारण में। उसके बाद उसका निवारण, तो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कैसे करेंगे? तो प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, कचरे का सही निस्तारण करना और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाना और प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। प्रदूषण के प्रति जन जागरूकता फैलाना भी बहुत आवश्यक है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है उपसंहार। उपसंहार में क्या है? यदि हमने समय रहते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के मंत्र को अपनाकर ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पे किस पे जो कुछ बिंदु दिए हुए थे रूपरेखा के, उसके आधार पर मैंने निबंध आपको लिख के बताया किस पे? पर्यावरण प्रदूषण पे। चलिए इसके आगे क्या दिया है? अब कार्यपत्रक 2 में दिया है विज्ञान के चमत्कार विषय पर रूपरेखा बनाते हुए सारगर्भित निबंध लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, रूपरेखा बना लीजिए। जैसे रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, यातायात और संचार, चिकित्सा का क्षेत्र, दैनिक जीवन और मनोरंजन, उपसंहार, ये क्या बना ली हमने? इसकी रूपरेखा बना ली। अब इस पर सारगर्भित निबंध लिखना है। सारगर्भित क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो सबसे पहले निबंध किस पे? विज्ञान का चमत्कार। हमने क्या बता दी यहाँ पे? प्रस्तावना क्या है? आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। जो बातें प्राचीन काल में असंभव लगती थी, विज्ञान ने उन्हें अपनी शक्ति से संभव कर दिया है। तो ये प्रस्तावना हो गई। उसके बाद यातायात और संचार। विज्ञान ने संचार और यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से पल भर में बात कर सकते हैं। तो ये यातायात संचार के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है चिकित्सा और विज्ञान। अगला पॉइंट क्या है? ये आपका चिकित्सा और विज्ञान। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। एक्सरे, MRI और रोबोटिक सर्जरी जैसी तकनीकों ने जटिल बीमारियों का इलाज आसान बना दिया है। और इसके बाद दैनिक जीवन। अगला पॉइंट क्या आएगा? दैनिक जीवन। हमारे घरों में उपयोग होने वाली बिजली विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन कार्यों को सरल बना दिया है। और लास्ट में उपसंहार आ जाएगा। उपसंहार में क्या लिख देंगे? विज्ञान वास्तव में मानव जाति के लिए एक महान उपहार है, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि विज्ञान एक साधन है और इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार आप विज्ञान के चमत्कार पर क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद पत्र लेखन आता है। तो पत्र लेखन में क्या दिया देख लीजिए। हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति बोलकर लिखकर करते हैं। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब अभिव्यक्ति लिखित रूप में अन्य व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। मूलतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, व्यक्तिगत पत्र और शासकीय पत्र। व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं और शासकीय पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। यह भी जानिए, क्या क्या जानना है देख लीजिए। पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? पत्र के अंग सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग हैं। नंबर 1, पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक। नंबर 2, संबोधन एवं अभिभावन, विषय वस्तु। और नंबर 4, स्वनिर्देश या अभिनिवेदन व हस्ताक्षर। तो पत्र लेखन का नाम, पता व दिनांक में क्या होगा? पारिवारिक और व्यावसायिक पत्रों में दाई और पता एवं दिनांक लिखना चाहिए। संबोधन एवं अभिवादन, पत्र के ठीक बाई और ऊपर संबोधन और नीचे अभिवादन लिखना चाहिए। विषय वस्तु में उद्देश्य अनुसार विषय वस्तु लिखी जाती है और पत्र के अंत में दाई और आवश्यकता अनुसार आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, स्नेही, शुभचिंतक, शुभेच्छु, प्रार्थी, भव्यदीप आदि लिखते हैं। बाद में हस्ताक्षर करते हैं। और 5वां नंबर है पता। पत्र में पाने वाले का पूर्ण पता पिन कोड सहित लिफाफे के ऊपर लिखना चाहिए। देखो यहाँ संबंध, संबोधन, अभिवादन दिया हुआ है। अपने संबंध में अपने बड़ों के लिए तो संबोधन पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय। अभिवादन सादर, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। अभिनिवेदन में आज्ञाकारी आपका। इस प्रकार समान आयु वाले के लिए प्रिय मित्र, बंधु मित्र। और अभिवादन में क्या लिखेंगे? सप्रेम, नमस्ते, नमस्कार। अभिनिवेदन में तुम्हारा, आपका, आती, साथी जो भी है। अपने छोटे को प्रिय और स्नेही। तो ये संबोधन अभिवादन कैसे लिखना है यहाँ बता दिया गया है। पहले पत्र डाक द्वारा या वाहक द्वारा भेजे जाते थे। अब सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के युग में कंप्यूटर के माध्यम से, ईमेल द्वारा, मोबाइल के माध्यम से, SMS द्वारा और फैक्स मशीन द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। औपचारिक का नमूना देखिए। औपचारिक पत्र का नमूना, पिताजी को स्थानांतरण
हो जाने के कारण विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन। तो क्या लिखेंगे? प्रति प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका स्कूल का नाम रहेगा वह लिख देंगे। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु महोदय निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का नियमित छात्र हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो जाने के कारण मैं इस विद्यालय में अध्ययन करने में असमर्थ हूं, अतः मुझे साला से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। और यहाँ पर दिनांक और जो प्रार्थी है अपना नाम और कक्षा ये लिख दिए। इसके बाद जो इसी का कार्यपत्रक एक देखिए, कार्यपत्रक एक में क्या दिया हुआ है? अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। किसे लिखना है? कक्षा अध्यापक को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रति कक्षा अध्यापक महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका स्कूल का नाम रहेगा वह लिख देंगे। विषय 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय, महोदय लिखेंगे निवेदन है कि मुझे अचानक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण या अपनी तबीयत खराब हो गई या अस्वस्थ होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः मुझे दिनांक, जो दिनांक रहेगी, जिस दिनांक से छुट्टी चाहिए से जिस दिनांक तक छुट्टी चाहिए वह लिख देंगे, तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और यहाँ नीचे दिनांक और यहाँ प्रार्थी यानी आपका नाम, आपकी कक्षा का नाम और स्कूल का नाम जो भी ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आपको अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है वह बता दिया मैंने। इसके बाद ब्रिज को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र, यहाँ पे आप पत्र कैसे लिखना है? तो मित्र को बधाई पत्र के लिए आप देखेंगे इधर राइट आपके दाएं हाथ की ओर पता लिख देंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे प्रिय मित्र पल्लव नमस्ते, आज समाचारों से पता चला कि आपके जिले में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं स्वयं को अति भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने आपके जैसा योग्य चतुर बुद्धिमान मित्र प्राप्त किया। मैं हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि तुम अपने जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करोगे। आदरणीय चाचा जी, चाची जी को चरण स्पर्श। तुम्हारा मित्र, यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद जो ये एड्रेस लिखेंगे, प्रति पल्लव एस सनाप राजीव 36 साकत नगर आगरा मालवा 465441। ये पता हो गया। जिसे पत्र लिखा है, जिसे पत्र लिखा गया है जा रहा है यह उसका पता है, तो लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। इस प्रकार से पत्र लिखना है। तो किसको? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र कैसे लिखना है वह बताए। अब देखिए नीचे क्या दिया है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। तो मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है आपको। ये उसका एड्रेस हो गया, पता हो गया। यहाँ पे दिनांक लिख देंगे जिस दिनांक पे लिखते हैं, और मित्र का नाम क्या हो गया, ये लिख दी प्रिय मित्र राजेंद्र, सब प्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह आगामी 30 अप्रैल को होना निश्चित हुआ है। इस शुभ अवसर पर बारात हमारे निवास स्थान से शाम 7 बजे प्रस्थान होगी। मैं तुम्हें इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। तुम्हारी उपस्थिति मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत खुशी का विषय होगी। हम सब मिलकर इस उत्सव का आनंद लेंगे। कृपया समय पर आकर विवाह की शोभा बढ़ाना। चाचा जी और चाची जी को मेरा साधारण चरण स्पर्श कहना। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, तुम्हारा मित्र और नाम लिख दिया, और यहाँ पे दिनांक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आवेदन, आपको क्या लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, बड़े भाई के विवाह के लिए आमंत्रण पत्र तो वह बता दिए। यहाँ पे आपको और क्या बताए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र कैसे लिखना है, ये सभी बताए। तो ये जो वीडियो था आपका, जो आपको बता रहा है, ये सप्ताह 7 का है, और इसमें आपको आवेदन पत्र और निबंध से संबंधित कार्यपत्रक थे वह आपको बताया। यदि आपको ये कार्यपत्रक अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।